नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पाठ 11 के बारे में, जहांगीर एवं शाहजहां। आप देखेंगे बच्चों कि हमने इससे पहले पढ़ा कि हुमायूं किस तरह से शासन करता है। इसके बाद हमने पढ़ा हुमायूं का पुत्र अकबर किस तरह से जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार करता है और एक बृहद साम्राज्य की स्थापना करता है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने प्रशासन को बेहतरीन किया, फिर लोगों से वो मुलाकात करता था, वो लोगों से बातचीत करता था, वो हिंदू मुस्लिम या सिख जैन इन सब में भेदभाव नहीं करता था। लोगों से मेल मिलाप करने के कारण जो उसकी प्रसिद्धि थी या उसकी ख्याति थी वह और बढ़ गई। इसीलिए उसे जो है अशोक के बराबर जो है स्थान दिया जाता है अकबर को। तो इस तरह से अकबर जो है एक महान शासक के रूप में उभरा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर के बाद जहांगीर एवं शाहजहां आते हैं। अकबर का पुत्र जहांगीर रहता है। तो जहांगीर देखिए किस तरह से अपने शासन का संचालन करता है। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और उसने इस दायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य एवं प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। तब जहांगीर न्याय प्रिय व्यक्ति था। आपको पता है कि उसने आगरा में न्याय की जंजीर बनवाई हुई थी। उसमें कुछ आदेश कुछ जो है कि आदेश दिए हुए थे कि इन अपराधों के लिए या इन जो है कि दंडनीय कार्यों के लिए लोगों को ये दंड दिया जाएगा। तो उससे क्या हो रहा था कि एक न्याय की जो उसकी झलक थी वो मुगल साम्राज्य में दिखने लगी थी। और फिर इसके बाद वो ये मानता था कि हम अगर जनता के साथ न्याय करेंगे और जनता के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है, अगर हम किसी अपराधी को सजा देंगे तो वो क्या होगा, ईश्वर के प्रति वो अपना कर्तव्य समझता था कि ये हमारा जो है परम कर्तव्य है और ईश्वर इससे क्या होगा, खुश होगा। अगर आम जनता खुश होगी तो ईश्वर भी हमसे खुश होगा। और एक बड़ी बात थी कि अकबर जहाँ बहुत अनपढ़ था, बताते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं अकबर था। आप जानते हैं कि वो 12-13 साल में ही वो जो है शासक बन जाता है, जबकि सलीम को खूब या जहांगीर को शिक्षा प्राप्त करने का बहुत अवसर मिला और वो खूब जो है शिक्षा भी प्राप्त किया। इसीलिए उसे बोलते हैं सुसभ्य और प्रजापालक। प्रजापालक मतलब प्रजा का हित करने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे साम्राज्य को सुरक्षित रखना। जितना बड़ा साम्राज्य अकबर ने स्थापित किया था उसको संरक्षित रख पाना ही भी एक बड़ी चुनौती थी। तो इस तरह से जहांगीर ने बड़ा व्यवस्थित शासन का संचालन किया। तो आप देखते हैं जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। देखिए बच्चों, जहांगीर जो था वो किसका पुत्र था, अकबर का। और अकबर की पत्नी जो जोधाबाई थी उसका ही पुत्र जहांगीर था, जिसका नाम सलीम था। असल में शेख सलीम चिश्ती का नाम आप सुने होंगे। चिश्ती संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे। उन्हीं के नाम से अकबर ने अपने एक पुत्र का नाम सलीम रखा। और उसके कई पुत्र थे जो है कि शराब पीने के कारण या जो है कि अधिक नशा करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो केवल जहांगीर ही बचा हुआ था जो उसका योग्य पुत्र था। तो इस तरह से आप देखेंगे 1605 में जब उसकी मृत्यु होती है तो वो जहांगीर को गद्दी पर बैठाया जाता है। फिर विद्रोह एवं दमन। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांतिप्रिय समुदाय थे मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए बच्चों, जब जहांगीर शासन संचालन शुरू किया
तो उसका ही एक पुत्र जिसका नाम खुसरो रहता है वह उसका विरोधी बन जाता है। अब विरोधी बन जाता है तो अकबर विरोधी जब बन जाता है तो जहांगीर जो है उसको समझाता बुझाता है कि क्यों जो है कि तुम भी हमारे पुत्र हो और खुर्रम भी हमारा पुत्र है। खुर्रम मतलब शाहजहां, आप दोनों लोग बेहतर तरीके से शासन करिए और आपको भी एक जो है वो प्रांत दे दिया जाता है। तो जो ये खुसरो रहता है वो मानता नहीं है। तो मानता नहीं है तो इसको क्या है कि आगरे के किले में जहांगीर नज़रबंद करवा देता है, इसको बंद करो, और नज़रबंद करवा के इसकी जो है आँखें फुलवा देता है, इसकी आंखें अंधा करवा देता है। फिर भी ये कैद से वहाँ से भागता है और पहुँच जाता है वहाँ पंजाब। अब पंजाब जब पहुँचता है तो पंजाब मतलब लाहौर का पहले ही भाग था, तो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर जो है कि सिखों का साम्राज्य चल रहा था। तो वहाँ के जो संत महात्मा थे जिनका नाम अर्जुन देव था, तो उनसे वो सैनिक सहायता प्राप्त करता है और सहायता प्राप्त करके उसने अपने पिता पर मतलब जहांगीर पर आक्रमण कर देता है। तो जहांगीर पर जब वो आक्रमण करता है तो जहांगीर उसको पराजित कर देता है और पराजित करके उसको मौत के घाट उतार देता है। उसी समय उसकी मृत्यु, उसको फांसी की सजा दे देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि खुसरो को जब गुरु अर्जुन देव जो सिख के गुरु थे उन्होंने जो सहायता दी हुई थी, इसी समय अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दे दी। अब इससे क्या हुआ कि सिख जो धर्म बड़ा शांतिप्रिय धर्म था, जहाँ पर आप आज भी देखेंगे कि सिख लोग हमेशा दान देते हैं, अपने जो भी उनकी आय होती है उनका एक हिस्सा जो है कि खर्च वो अपने गुरुद्वारे को दे देते हैं। तो इस तरह से सिख धर्म बड़ा शांतिप्रिय और बहुत ही जो है कि नैतिक कार्य करने वाला धर्म के रूप में आगे बढ़ रहा था। तो जैसे ही गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई तो इसके बाद जो है सिखों में ये हुआ कि नहीं जो है कि हमें भी इनका विरोध करना चाहिए और इनसे लड़ना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आगे चलकर सिख एक जो है जो शांत स्वभाव का और बेहतर जो है कि धर्म था वो एक सैनिक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। और आप देखेंगे कि वो सब जो कढ़ा और खंजर वगैरह लेके चलते हैं ना, वो उसी समय की ये बात थी कि जब ये जो है कि इन पर मुस्लिमों ने अत्याचार करना शुरू किया तब ये धारण करके चलने लग गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिख धर्म एक सैनिक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। आप बच्चों जानते हैं कि अकबर अपने जीवन भर राणा प्रताप से लड़ता रहा है और राणा प्रताप जीवन भर अकबर से लड़ते हुए जो है वो कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। अब जब राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठता है। तो अमर सिंह जब गद्दी पर बैठता है तो वह भी उसी की तरह जुझारू व्यक्ति था और उसने भी खूब जो है जहांगीर से युद्ध किया। तो जहांगीर बार बार युद्ध करते करते उसको बहुत ज़्यादा जो है क्षति पहुंचाया। भाई युद्ध हो रहा है तो सेना मारी जा रही है, रसद पानी खत्म हो रहा है, आपका साम्राज्य बेहतर तरीके से नहीं संचालित हो रहा है। तो उसकी जनता ने और वहाँ के जो सरदार थे अमर सिंह पर दबाव बनाए कि ऐसा है कि आप जहांगीर से संधि कर लीजिए। तो तब जाके जहांगीर से जो है कि अमर सिंह ने संधि किया। लेकिन इतनी देखिए कि राजपूतों में इतना जो है कि कहते हैं कि साहस था या इतना जो जुझारूपन था कि जब वो संधि करके आता है तो उसने कहा कि हमने अपने स्वतंत्रता की बलि दे दी और वह अपना पद छोड़ के हट जाता है। अमर सिंह को इतनी ग्लानि हुई कि हमारे पिताजी जिंदगी भर अगर अकबर से लड़ते रहे और हम जो है जाके संधि कर दिए, तो वो इस ग्लानि से उसने अपने पुत्र के पक्ष में जिनका नाम करण सिंह था सब पद त्याग देता है। आगे देखते हैं, जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने वहाँ के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। दक्षिण के जो भारत अंग थे जैसे जहाँ अहमदनगर था, खानदेश था, इन सबको तो पहले वैसे अकबर ने जीत लिया था, लेकिन अहमदनगर का एक बड़ा क्षेत्र जो है वो खुर्रम जिसका नाम जो है शाहजहां था उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीत दिलाई। इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रहे। आप देखेंगे बच्चों कि
अकबर जैसे आप देखेंगे कि अकबर जोधाबाई से शादी करता है, राजपूतों से मित्रता करता है, उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे देता है, ऊंचे ऊंचे पद देता है। तो जहांगीर ने भी क्या किया कि वो अकबर की ही नीति का अनुसरण किया और उसने हालांकि पराजित तो किया राणा अमर सिंह को, लेकिन उसके पुत्र को अच्छा स्थान दिया, उसका साम्राज्य लौटा दिया। तो इस तरह से उसने राजपूतों की जो विश्वास था वो जीतने का प्रयास किया। तो जब वो विश्वास जीत लिया तो फिर वो बेहतर तरीके से उसके साम्राज्य के अंग बन गए और वो जो है अपना ऊंचे ऊंचे पद उन्हें दिया, उन्हें अच्छा जो है कि उस सेवा दी और कई राजपूत रानियों से उसका विवाह भी हुआ। तो आप आगे देखते हैं कि यह नीति औरंगजेब जाकर तोड़ देता है जब वो मारवाड़ के प्रश्न पर वो धार्मिक नीति को प्रोत्साहन देता है और वो सोचता है कि किसी तरह से मारवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो औरंगजेब ही पहली बार इस नीति को पलटता है। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों और राजपूतों को ऊंची पदवी दी जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया। अब देखिए, जैसे हमने अकबर को देखा था कि मान सिंह, भगवान दास ऐसे लोगों को बहुत ऊंचा पद दिया। तो ऊंचा पद देने के कारण क्या हो गया कि उन्होंने बहुत ही डटकर सैनिक सेवा दी, उनका साम्राज्य विस्तार किया, जहां विद्रोह होता था उसे दबाने के लिए जाते थे। तो राजपूतों ने अकबर के साम्राज्य के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस कारण से जहांगीर भी इससे प्रभावित होकर उसने भी जो है सरदार थे या राजपूत थे उन्हें ऊंचे पद दिए, उनको सेना में बहुत ऊंचे पद दिए, तो जिससे उसके साम्राज्य को सुदृढ़ करने में और मजबूती दिलाने में बहुत योगदान दिया इन राजपूतों ने। जहांगीर एक व्यक्तित्व। जहांगीर ने सब लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमा कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई जिससे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। देखिए, न्याय की जंजीर जो बनवाई हुई थी उसने एक जो एक घंटा लगवाया हुआ था। आप जाएंगे कभी आगरे के किले में तो वहाँ पर है कि वो घंटा बजाया जाता था, तो ये माना जाता था कि अच्छा कोई जो है फरियाद लेकर आया है, तो आम जनता भी जाकर वहाँ अपनी फरियाद कर सकती थी बादशाह से। तो इतनी बड़ी सुविधा आपको मिल जाए तो क्या बात है भाई। आज तो जो हमारे शासक हैं वो मिलना ही नहीं चाहते आम जनता से, जबकि जहांगीर जो था वो चाह रहा था कि हमसे आम जनता आके मिले। जब उनसे आम जनता आपसे मिलेगी तो आप जब अगर अच्छा न्याय देंगे तो आप पर जनता का विश्वास बढ़ेगा, और जनता का जब विश्वास बढ़ेगा तो आपका साम्राज्य अपने आप बेहतर तरीके से संचालित होगा। उसने कई घोषणाएं भी करवाई जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। फिर बच्चे देखिए, ये चित्र बना हुआ है जहांगीर के समय में। आप जानते हैं कि जहांगीर के समय में चित्रकारी बहुत ही उन्नत दशा में अपनी थी, तब उससे बेहतर चित्रकारों का संरक्षक कोई नहीं था। लिखा गया है, जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। अच्छा, अपनी आत्मकथा और किसने लिखी थी? बाबर ने क्या लिखा था? तुझके बाबरी। और इसने क्या लिखा और वो किस भाषा में थी? वो तुर्की भाषा में थी। और जहांगीर ने किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में, और जिसका नाम था तुझके जहांगीरी। उसने उद्यान लगाने का भी शौक था। उसके द्वारा कश्मीर में लगाया गया शालीमार बाग तथा लाहौर में लगाया गया दिलकुशा बाग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आज भी आप जाएंगे तो बाग लगाने का बड़ा इनको शौक था। आप कभी आगरा जाइए घूमने के लिए तो ताजमहल के आसपास खूब बड़ा सुंदर गार्डन बनाए हुए हैं। इतना सुंदर गार्डन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। फिर इसका जो है कि आप बाबर आप देखेंगे तो बाबर भी आगरा में आराम बाग की स्थापना करवाता है, बाग लगवाता है घूमने टहलने के लिए, शुद्ध हवा के लिए। मतलब कहने का ऐसा, ये प्रकृति प्रेमी थे। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल परखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर बताता था कि आप कोई चित्र हमको दे दीजिए, हम आपको एक एक अंग बता देंगे कि कौन सा चित्रकार ये अंग बनाया है, कौन सा चित्रकार ये अंग बनाया है। तो मतलब कितना परखी रहा होगा और कितना जो है कि उसका चित्रकारी में लगन रहा होगा, ये आप उसके व्यक्तित्व से जान सकते हैं। फिर जहांगीर के शासन काल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत
ही रखी। उसके काल में अंग्रेज़ों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सका क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थी। तो जहांगीर को लगता था कि भाई इनकी नौसेना जब सुदृढ़ है तो इनसे मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ ये थी कि ये केवल व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। उनका ये था कि हम भारत से व्यापार कर रहे हैं, भाई व्यापार कर रहे हैं तो हमारी वस्तुएं बाहर जा रही हैं। जब हमारी वस्तुएं बाहर जा रही हैं तो भी भाई जो साम्राज्य था उसको लाभ हो रहा था, साम्राज्य को खूब पैसा मिल रहा था, जहांगीर का खजाना भर रहा था। तो लगा कि चलो ठीक है, कंपनी आई है और ये अपना व्यापार करके चले जाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे बाद में चल के ये पता चला कि अरे नहीं, ये तो व्यापार नहीं, ये अपना साम्राज्य स्थापित करने आई हैं। तो जो है आप देखेंगे कि जब उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे उनके समय में ये स्थिति ज़्यादा विकट स्थिति बन गई। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हाकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। पहले भारत बोला जाता था ना सोने की चिड़िया है, वास्तव में सोने की चिड़िया थी, क्योंकि यहाँ पर जो है सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, आप बुनाई के काम, ऊन जो है इतने बेहतर किस्म के मिलते थे, मसाले यहाँ इतने बेहतर किस्म के थे कि वो विदेशों में खूब मांगी होती थी। तो भारतीय तो जान लीजिए कि एकदम स्वर्ग की भूमि थी। इसीलिए कहते हैं ना कि इस भारत जो है वो स्वर्ण की भूमि थी, जिसमें जो है कि हर तरफ जो है समृद्धि थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने आया तो इतना चूसा इसको कंगाल बना दिया। उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़ों से पहले ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। पहले अंग्रेज आए तो हाकिंस आया, अरे महाराज हमको आप जो है बस थोड़ा एक नगर दे दीजिए, हम यहाँ से अपना पूरे भारत से माल को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके फिर हम जो है कि इंग्लैंड लेके चले जाएंगे, बस यही हम काम करेंगे। जहांगीर कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, जहांगीर हाकिम से इसलिए और प्रभावित था कि ये फारसी जानता था, अंग्रेज तो था ही, फारसी और तुर्की बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो उससे भी जहांगीर बहुत प्रसिद्ध हुआ कि अरे यार ये बहुत अच्छा आदमी है यार, अंग्रेज होके तुर्की और फारसी जानता है। तो उसने सुविधाएं दे दी थोड़ी कि चलो ठीक है, आप सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर लो, और जो है कि पूरे भारत से वो माल इकट्ठा करते थे और यहीं व्यापारिक कोठी से वो इंग्लैंड माल अपने भेज देते थे। तो बहुत छोटे लेवल पर कहते हैं कि जैसे कहावत है ना कि अगर किसी को खड़े होने का स्थान दे दीजिए तो वो बैठने का प्रयास करता है, और बैठने दे दीजिए तो वो लेटेगा, और लेटने दे दीजिए तो वो पूरा सोने का प्रबंध करने लग जाता है। तो जस्ट एकदम सेम टू सेम यही इंग्लैंड की स्थिति थी कि वो पहले एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित की सूरत में कि हमको यहीं से अपना व्यापार करना है, हम आपके जो आंतरिक मामले में है उसमें नहीं उलझेंगे। अकबर बेचारा, जहांगीर बेचारा बड़ा भोला भाला था और उसने दे दिया कि चलो ठीक है तुम व्यापार करो, हमें भी लाभ हो रहा है, तो उसको भी लाभ हो रहा था। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी। हमने आपको बताया है कि अकबर के 2-3 पुत्र थे जिनकी जो है कि मृत्यु मदिरा पान से ही हो गई थी, और एक इसमें जहांगीर भी था जो मदिरा पान ही बहुत करता था, मतलब इतना पीते थे। और इसका उल्लेख आप देखेंगे बाबर कहता है अपने पुस्तक तुजुक बाबरी में कि वो इतना पीते थे, कभी कभी इतना दारू पीते थे कि एक दूसरे से ही युद्ध करने लगते हैं। तो इस तरह से जहांगीर को भी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। आप देखते हैं कि 1627 में इतना दारू पीते उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस पर उसकी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा प्रभाव जो है नूरजहां, जहांगीर की पत्नी थी, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों नमस्कार, यहीं तक आज हम बढ़ाएंगे।